चलिए आज हम बात करेंगे एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन, जब यूरोप के लोग भारत में कैसे आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में, मैप के बारे में भी हम देखेंगे। देखिए, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन भारत में यूरोपियों का आगमन। तो बच्चे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि वास्को डी गामा भारत आया और उसने भारत की खोज कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा व्यापार चल रहा था यूरोपियन से बहुत पुराना चल रहा था, ऐसा नहीं कि वो पहली बार आए थे और उन्होंने वास्को डी गामा ऐसा क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी प्राचीन भारत में भी हम लोग यूरोप से व्यापार करते थे। उसके बाद मेडिवल में भी हम लोगों ने व्यापार यूरोप से व्यापार किया है और मॉडर्न में भी हम लोगों ने यूरोप से व्यापार किया। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मॉडर्न के टाइम में यूरोपियों का जो आगमन है काफ़ी तेज़ हो गया, काफ़ी लोग वहाँ से आने लगे व्यापार करने के लिए, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं वास्को डी गामा को जाता है, क्योंकि वो आ करके लोगों को जब वापस किया तो लोग उसकी जो उसने कमाया 60 गुने 64 गुने दामों पर, जो उसकी यात्रा का जो कुल वो था उससे ज़्यादा उसको मिला, तो लोग वहाँ के क्या हुए, प्रोत्साहित हुए और वो आना वहाँ से शुरू किया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोशिश किया गया था लगभग 1453 में जब कोशिश किया गया था। उससे पहले कोलंबस कोशिश किया था खोज करने के लिए, लेकिन वो अमेरिका का खोज कर बैठा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, क्लास की हम शुरुआत करते हैं मैप से, ज़्यादा बेहतर होगा आपको मैप से समझने में। देखिए, थोड़ा सा चीज़ों को बैकग्राउंड के तरीके से आप समझ लीजिए कि भारत में यूरोपीय कैसे आए, क्यों आए, रीज़न क्या था, और उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा भारत। ठीक है, और ये है यूरोप का क्षेत्र और ये है अरब का क्षेत्र। ठीक है, तो पहले जो व्यापार होता था वो भारत का यूरोप का इस रीजन से होता था, इस वाले रीजन से होता था। लेकिन 1453 के आसपास कुस्तुनतिया पर तुर्की वगैरह ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद उन्होंने यूरोप को व्यापार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे रास्ते से अब व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यूरोप वासियों को कुछ तो मार्ग खोजना ही था, और वो मार्ग कैसे मिला, किसके सहारे मिला, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो उन्होंने तुर्कों ने, अरबों ने अपने रास्ते से व्यापार करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि एक रास्ता था, ये है पुर्तगाल, ये है पुर्तगाल और ये है इंडिया। पुर्तगाल को आना कहाँ था, इंडिया आना था। एक तो रास्ता था अरब से होकर के आने का, इस वाले रास्ते से आने का रास्ता था। तो ये वाला रास्ता जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था और छोटा मार्ग भी था, इसको अरबों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। मतलब आप, अरबों ने कहा कि आप इस रास्ते से व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा नाविक का नाम था, वास्को डी गामा। ये 1498 में भारत आने की कोशिश करता है, 1498 में भारत आने की कोशिश करता है। और भारत ये किस रास्ते से आता है, तो देखिए इसको रास्ता तो पता नहीं था। जो वास्को डी गामा था, पुर्तगाल यहाँ है और आना कहाँ है, आप उसको इंडिया में आना है। ठीक है, तो ये इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे पहुँच जाता है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के पास पहुँचता है, और यहाँ पर जब पहुँचता है तो इसको गुजराती व्यापारी से मुलाकात होती है, अब्दुल मनीद नाम था, उनसे मुलाकात होती है। और उनसे मिलने के बाद
उनसे मिलने के बाद यही जो व्यापारी है इसको भारत लेकर आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जब भारत में यूरोप आ रहे थे। एक साइड भारत में क्या आ रहे थे, यूरोप वासी आ रहे थे। दूसरे साइड हम देखेंगे कि भारत में कौन आ रहा है, मुगल आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो भारत में यूरोप वासी आ रहे हैं, दूसरे साइड भारत में कौन राज करने की कोशिश कर रहा है, मुगल कर रहे हैं। मुगल का जो काफ़ी चहीता एम्पायर था मुगल, और उसके जो शासक का नाम था उसका नाम था बाबर। वो लगभग 1525 ईस्वी में, 1525 डेट याद रखेंगे, 1525 में फर्स्ट पानीपत का युद्ध लड़ता है। फर्स्ट पानीपत का युद्ध करता है। किसके साथ करता है ये, तो लोधी डायनेस्टी के साथ ये युद्ध करता है और ये युद्ध जीत जाता है। ठीक है, जब युद्ध जीता तो मैप समझने का तरीका क्या है, ये ब्लू वाला जो साइन दिया हुआ है, ये सारा पार्ट ये किसने जीत लिया, ये बाबर ने जीत लिया। अब बाबर की मृत्यु कब हो जाती है, 1530 के आसपास हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद उसका सेकंड स्थान कौन लेता है, अकबर। अकबर ने क्या किया, अकबर ने और अच्छी रणनीति अपनाई और लोगों से अपना संबंध जोड़ा। इवन हिंदू मुस्लिम बहुत से लोगों से उसने क्या किया, विवाह स्थापित किया, राजपूतों से विवाह स्थापित किया और अपने साम्राज्य को और क्या किया, बड़ा किया। ठीक है, तो संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को बड़ा किया। और ये इस कलर में जो बना हुआ है, ये सारा हिस्सा किसने विजित कर लिया, अकबर ने विजित कर लिया। अब अकबर की मृत्यु कब हो जाती है, 1605 के आसपास हो जाती है, 1605। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आया औरंगजेब, और उसने जो भी बचा हुआ राज्य था उसको क्या कर लिया, विजित कर लिया। तो ये सारे इंडिया पर किसका राज हो जाता है, मुगल का राज हो जाता है। ठीक है, मुगल का राज हो जाता है। इधर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इधर हो रहा है क्या कि पहले तो ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। इस रास्ते से अरबों ने आना मना कर दिया कि आप हमारे रास्ते से नहीं जा सकते हैं। तो वास्को डी गामा ने रास्ता कौन सा खोजा, रास्ता खोजा यहाँ से, साउथ अफ्रीका से होकर के इस रास्ते से वो भारत आया। जब भारत आया, अब्दुल मनीद की सहायता से वो पहुंचता है कालीकट। देखिए यहाँ पे है कालीकट, ये है भारत, यहाँ पे है केरल में है कालीकट। कालीकट एक बंदरगाह है। बंदरगाह बंदरगाह का मतलब ये होता है कि जहाँ से व्यापार आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर किया जा सके। तो कोचीन था, गोवा था, बहुत सारा जगह था जो बंदरगाह के तौर पर यूज किया जाता था। उसी में से एक था कालीकट। तो ये किसकी सहायता से आता है, अब्दुल मनीद की सहायता से पहुंचता है कालीकट। जब कालीकट पहुंचता है तो एक हिंदू शासक रहता है जिसने उपाधि धारण किया था जमोरिन का, वो इसका स्वागत करता है। ठीक है, जब ये पहुंचता है वास्को डी गामा, तो अरबवासी होते हैं या अरब के जो लोग थे, विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन विरोध करने के बावजूद जो जमोरिन था, जो यहाँ का शासक था, वो वास्को डी गामा को लगभग एक नाव मसाला भर करके देता है। ठीक है, अब यहाँ से एक नाव ये मसाला लेकर के कहाँ चला गया, पुर्तगाल चला गया। जब पुर्तगाल जाता है तो जो भी इसके रास्ते में खर्च हुए थे उसका लगभग 60 से 64 गुना इसको फायदा होता है। सोचिए, जो इसका पूरे रास्ता का जो खर्च हुआ था उससे ज़्यादा इसको कितना फ़ायदा होता है, 60 से 64 गुना इसको फ़ायदा हुआ। अब जब इसको फ़ायदा हुआ तो लोग इससे प्रोत्साहित होने लगे। लोगों ने सोचना चालू कर दिया कि अगर हम भी जाएंगे तो वहाँ से हमें बहुत सी चीज़ें मिलेगी और उसे हम मुनाफे के तौर पे बेच सकते हैं या फिर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टाइम 1500 ईस्वी के आसपास दो जहाज बेड़ों के साथ कैम्ब्रेल, इसका पूरा नाम था पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्राल, वो भारत आता है 2 जहाज बेड़े के साथ। फिर दूसरी बार
वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आता है, फिर भारत आता है और भारत आकर के उसने सबसे पहले एक कालीकट में फैक्ट्री स्थापित करता है, एक छोटा सा फैक्ट्री स्थापित करता है, लेकिन वो फैक्ट्री कंडीशंस पर खरा उतरता नहीं है, इसलिए जमोरिन उसे बाद में बंद करवा देता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। पुर्तगाल से कौन निकला? वास्को डी गामा। कब निकला? 1498 में निकला। 1498 में निकला तो इसको साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के पास कौन मिलता है? अब्दुल मनीद मिलते हैं। उनके साथ ये गुजराती व्यापारी था, इन्हीं के साथ ये कहाँ पहुँच जाता है? कालीकट पहुँच जाता है। कालीकट पहुँचता है तो इसका स्वागत कौन करता है? वहाँ का हिंदू शासक था जिसने उपाधि धारण कर रहा था, जमोरिन, वो स्वागत करता है। लगभग वास्को डी गामा यहाँ पर 3 महीने व्यतीत करता है। 3 महीने व्यतीत करने के बाद जब ये वापस जाता है तो हमारे देश में वैसे भी अतिथि देवो भव होता है, तो जमोरिन ने लगभग 1 नाव मसाला देता है। इस नाव का जब मसाले का जो व्यापार करता है जब वास्को डी गामा, तो उसे पूरे रास्ते का खर्च का लगभग 60 गुना फायदा होता है। ठीक है, फिर दूसरी बार कब ये आता है? 1502 में आया। 1502 में आता है तो सबसे पहले ये कालीकट में फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। फैक्ट्री स्टैब्लिश करने से पहले वो जमोरिन से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लेता है। हालांकि ये जब फर्स्ट टाइम आया था तभी इसने व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो ये जब इस फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है तो किसी रीज़न बस ये फैक्ट्री उसके कंडीशंस पर खरा नहीं उतरता है और जमोरिन इसे बंद करवा देता है। जब इसे जमोरिन बंद करवाता है तो फिर एक दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है ये, और दूसरी फैक्ट्री जो स्टैब्लिश होता है ये 1503 ईस्वी में करता है। कब करता है? 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में कोचीन में करता है और ये व्यापार की प्रथम कोठी बनती है। तो इसने जो प्रथम फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था वो किया था आपको कालीकट में, लेकिन उसे जमोरिन ने बंद करवा दिया था। इसलिए इसकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश होती है? कोचीन में 1503 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है आपका 1505 में कनूर में। तो पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश हुई? 1503 में कोचीन में। दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है 1505 में कनूर में। अब देखिए, अब इन्होंने फैक्ट्रियाँ तो इस्टेब्लिश कर दिया, अब क्या चाहिए? अब इसको चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हर तरीके से चाहिए। तो अब पुर्तगाल से वायसराय आएंगे, ठीक है, जो हर चीज़ को चलाएंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, एक नियम बनाएंगे, उस नियम के थ्रू सबको चलना होगा। तो पहला जो पुर्तगाल का वायसराय बनकर आया उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, FDA, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा सबसे पहले भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू ओशियन पॉलिसी, जिसे हिंदी में हम शांत जल की नीति बोलते हैं, उसने इसे लागू किया था। ठीक है, साथ ही साथ इसने लगभग एक चौल का युद्ध लड़ा था जिसमें ये हार गया था। इसके बाद उसने एक और युद्ध लड़ा था जो कंबाइन करके लोग लड़े थे, उसमें तुर्क के लोग थे और भी लोग थे, उनका एक एलाइज था जिसमें 1509 में फिर से ये जीत जाता है। तो जो चौल का युद्ध हुआ था, जो गुजरात के शासक के द्वारा हुआ था, उसमें ये हार जाता है, और दूसरा युद्ध जो 1509 में होता है वो ये जीत जाता है। लेकिन किसी नाकामीवश, इसकी कुछ कमियों के कारण इसे फिर से पुर्तगाल वापस बुला लिया जाता है, और इसके स्थान पर कौन आता है? इसके स्थान पर आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क को हम पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। तो पुर्तगाली शासक जो वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाल का, उसे हम अल्बुकर्क बोलते हैं। अल्बुकर्क जब आया तो सबसे पहले उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया। सबसे पहले उसने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी बंद करने के बाद उसने सबसे बड़ी योजना क्या बनाई? तो
तो उसने सबसे बड़ी योजना बनाई कि इस देश में, भारत देश में पुर्तगालियों का जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है, तो उसने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा रणनीति अपनाएं, लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो हिंदू या फिर भारतीय महिलाओं से विवाह करें और उन्हें धर्मांतरण या प्रोत्साहित करें कि वो पुर्तगीज बन जाएं। ठीक है, तो उसने सबसे पहले काम किया क्या, अल्बुकर्क ने काम किया कि लोगों को प्रोत्साहन दिया कि आप हिंदू महिलाओं से शादी कीजिए और उनका धर्मांतरण करवा दीजिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आया था वो 1505 में आया था, 1509 में वापस चला गया था। फिर फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आता है, ये 1509 में आता है, 1515 में से वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, और देखिए अब इसने और क्या काम किया कि जस्ट ये इंडिया था, इसके ऊपर गोवा था, ये वाला पोर्शन पे गोवा है। गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाही से जीत लेता है। ठीक है, तो इसने एक और अच्छा काम किया कि जो गोवा के राजा थे उनसे इसने गोवा को छीन लिया, वापस ले लिया। ठीक है, इसके बाद भारत कौन आएगा, नीनो डी कुन्हा आएगा। नीनो डी कुन्हा जब भारत आता है तो लगभग ये 1529 में आता है और 1538 में वापस जाता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वायसराय भारत आया था उसका नाम था नीनो डी कुन्हा था। ठीक है, जिसमें भी डी लगा रहे हैं आप ये समझ लीजिए कि वो वायसराय था, कहाँ का, वो पुर्तगाल का वायसराय था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने शॉर्ट में आपको मैप में बताया कि भारत में एक्चुअल में वो क्यों आते हैं। तो भारत में आने का उनका मेन रीज़न है व्यापार करना। ठीक है, देखिए शॉर्ट में अगर समझना है इसको तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए जो यूरोपीय कंपनी थी, उनका जो क्रम था इस्टेब्लिशमेंट का वो ये क्रम था, पेड कर दो, फीस, पी से पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, इसको आप छोड़ दीजिए, फ्रेंच और स्वीडन। तो जो सबसे पहले पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच और स्वीडन। लेकिन भारत आने का क्रम क्या है, तो भारत आने का क्रम है PDEDF। नॉर्मली आप इसे याद कर सकते हैं, P फॉर पोर्तुगीज, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश, D फॉर डेन्स और F फॉर फ्रेंच। तो ये भारत में आने का इनका क्रम था। बाकी हम डिटेल में क्लास में तो पढ़ते ही हैं कि क्या आए थे, वो क्या लेकर आए थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं क्लास में अच्छे से। ठीक है, बहुत से लोगों को ठीक है, तो जब पुर्तगाल भारत आया था तो बहुत सी चीज़ें भारत में लेकर के आया भी था और बहुत सी चीज़ें यहाँ से लेकर के गया भी था। जैसे जो कुछ चीज़ें यहाँ से लेकर आया था उनमें से जैसे आपका आलू हो गया, टमाटर, मूंगफली, तंबाकू, जो हम लोग आज जापान से व्यापार करते हैं इसका श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। तो ये सारे चीज़ें जो था पुर्तगाल को द्वारा ही भारत लाया गया था। ठीक है, इनका मेन मकसद था एक्चुअल में व्यापार करना। इनका ये व्यापार करने के लिए ही आए थे, लेकिन इनकी वजह से बहुत से यूरोपीय भारत में आने लगे। पहले ये पोर्तुगीज़ आए, इनके बाद डच तुरंत आने लगे, डच के बाद तुरंत इंग्लिश वाले आ गए, उनके बाद आपके डच के बाद फिर डच आया, फिर इंग्लिश आए,
फिर आपके फ्रेंच आ गए, फिर डेन्स वाले आ गए। इस तरह से तमाम लोग यूरोप के भारत में आने लगे और वो उनका सभी का मकसद क्या था? व्यापार करना। लेकिन उनमें से एक धूर्त निकल गया, अंग्रेज़ धूर्त निकल गए। उन्होंने सोचा कि हम व्यापार क्यों करें, व्यापार के साथ साथ हम इस पर राज भी करेंगे, किसी और को यहाँ पर व्यापार नहीं करने देंगे। और फाइनली आप देखेंगे कि लास्ट में यही होता है, ठीक है, कि सभी वापस चले जाते हैं लेकिन अंग्रेज़ भारत में रह जाते हैं। देखिए, आपसे सवाल बहुत तरीके से पूछता है, क्लास में बताया जाता है वो सारी चीज़ें। मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा था इस पे कि मैप के थ्रू आप कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं बहुत आसानी से, वही चीज़ें मैं समझा रहा था आपको। और जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ से पोर्तुगीज़ आएगा, फिर यहाँ से दूसरे देश आएंगे, फिर यहाँ से इंग्लिश आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से बहुत से लोग भारत में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पोर्तुगीज आते हैं और ये लगभग 1961 के आसपास ये जाते भी हैं। तो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में भी कौन जाता है? पुर्तगाल ही जाता है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप एक बार ज़रूर बताएं हमें। इस तरह की वीडियो और भी आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।